हिंद और नमस्कार प्यारे देशवासियों। आज 2021 के इस गणतंत्र दिन के अवसर पर मैं ध्रुव जानी आप सबको पूरी ग्रोथ माउंट टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में। आज दरअसल दो चयनित लेखों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही लेख हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से है। उसमें से प्रथम लेख टाइम्स ऑफ इंडिया का है जिसका शीर्षक रिमोट वोटिंग है। बहुत ही अहम मुद्दा है और चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, चुनावी प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो रिमोट वोटिंग है इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है जो आज दिन तक हमारी चुनावी प्रक्रियाओं में बहुत ही, आप समझ लीजिए कि जो अमेंडमेंट्स हुए, जो एडवांसमेंट्स हुए हमारी चुनावी प्रक्रिया में, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की मैं बात कर रहा हूँ या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा हूँ, वे बहुत ही पीछे से हुए। कुछ सालों से ही हम लोग ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हम लोग बैलेट वोटिंग ही करते थे। और ये जो सारे चुनाव थे या आप कह लीजिए ये जो सारी चुनावी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक अधिनियम है, उसके तहत यह चुनावी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। उसमें जो सिस्टम प्रस्थापित हुई है, उसने जो हमें चुनावी प्रक्रिया दी है, वो प्रक्रिया का अनुकरण यहाँ हमारी चुनावी निर्वाचन संस्था के द्वारा होता है। ठीक है, तो पूरा मुद्दा देखेंगे। साथ ही में अगर विषय संबंधी बात करें, हमारे परीक्षा के विषय संबंधी, तो जीएस पेपर 2 में साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के साथ संबंधी है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्लस ये जो दो एक्ट है, ये एक्ट भी थोड़े महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए अगर हम स्पर्धात्मक परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स है तो। ठीक है, तो देखेंगे। प्लस लेख सामान्य सा है मगर इसमें कुछ बिंदु अच्छे दिए गए हैं। साथ ही में इसमें से हमें जो संशोधित तत्व मिलते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए थोड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वे भी थोड़े उम्दा है। तो यह पूरी चर्चा में हम लोग 3 चरणों में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हॉलीडे होने से आज न्यूज़पेपर फिजिकल नहीं मिल पाया है और इसी की वजह से इंटरनेट में से यह लेख का जो कंटेंट था वो हमने लिया है, तो इसलिए यहाँ जो फोटोग्राफ है वो कुछ इस तरह की रहेगी। ठीक है, रिमोट वोटिंग बेनाम लेख है और जैसे मैंने आपको बताया कि GS2 के सब्जेक्ट सालिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के साथ संबंधित है। दरअसल 2 एक्ट थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट नामक 2 एक्ट आए थे। एक था RPA 1950 का और एक था 1951 का विद द सेम नेम RPA। हालांकि दोनों के उद्देश्य अलग थे, दोनों के स्वभाव भी अलग थे, मगर दोनों ने हमारी जो आज की जो निर्वाचन की जो प्रणाली है, यानी कि इलेक्शन प्रोसीजर या इलेक्शन सिस्टम कह लीजिए, ठीक है, वो प्रस्थापित की है। तो ये हमारे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो चुनावी प्रक्रियाएं होती है, जो निर्वाचन होता है, वो किस अधिनियम के अनुसार होता है। तो ये हमारे लिए उस प्रश्न का जवाब है। ठीक है, तो दोनों ही यह एक्ट महत्वपूर्ण है। दोनों ने अलग अलग काम किए, मगर दोनों में एक साम्यता ये है कि निर्वाचन प्रणाली को सेट करने के लिए दोनों ने काम किए, भले ही अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल 1950s का जो एक्ट है, वो जो प्रिपरेशंस होती है चुनावों की या निर्वाचन की, उसके बारे में है। जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि मतक्षेत्र को पहचानना, फिर बाद में इलेक्टोरल रोल्स जो है उसको तैयार करना, इत्यादि। जो थोड़ी प्री रिक्वेस्ट चीजें होती है निर्वाचन करवाने के लिए या निर्वाचन करने के लिए, वो प्री रिक्वेस्ट चीजों को 1950 के एक्ट में देखा गया है। और साथ ही में 1951 का जो एक्ट है, ये दरअसल हमें मैनर बताता है, दैट इन व्हाट मैनर द इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन के, वे दरअसल डायरेक्ट होते हैं, जो हमें सबको मालूम है, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनावों के लिए इनडायरेक्ट पद्धति का उपयोग होता है। सेम गोज विथ अवर लोकसभा एंड राज्यसभा।
हमें मालूम है लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, वहीं जो राज्यसभा में चुनाव होते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से होना, प्रत्यक्ष रूप से होना, ये जो भेद है, ये भेद दरअसल 1951 ने दिया है हमें। उसने कहा है कि किस मैनर में चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर वो लोकसभा की इलेक्शन है तो किस मैनर में होनी चाहिए, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है तो किस प्रकार से होने चाहिए, ये बात हमें 1951 ने दी है। वैसे तो इन एक्टों के ऊपर बात करना जो है एक विस्तृत काम है और उसके लिए समय भी चाहिए, एक समर्पित लेक्चर चाहिए। तो हम लोग इस दोनों एक्टों को कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे वीकेंड सीरीज में कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि मात्र और मात्र लॉज को पढ़ने के लिए डेडिकेटेड है, उसको उसकी पढ़ाई के लिए समर्पित है। ऐसे लॉज, ऐसे अधिनियम जिन्होंने भारत के स्वरूप को बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, वैसे एक्टों में ये दो जो एक्ट है वे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग हमारी वीकेंड सीरीज में देखने का प्रयास करेंगे। मगर आज इसके हम लोग उद्देश्यों को देखने का प्रयास करेंगे। उद्देश्यों के साथ इनका इंट्रोडक्शन भी, एक इंट्रोडक्टरी जो है एक इनके बारे में नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे कि वे दरअसल थे क्या। ठीक है, तो ये पूरा लेख है, देखेंगे। लेख हमारा पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चरणों में रहेगा, जिसमें से सर्वप्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे कि आखिर ये जो लेखक थे उनके द्वारा क्या हमें संदेशा दिया गया है, प्लस लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। वैसे तो कोई महत्वपूर्ण बातें इसमें है नहीं, मगर जो 2-3-4 है रिमोट वोटिंग के बारे में, उसको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में लेख संबंधी जो सामान्य अभ्यास के तत्व है, जो संशोधित तत्व हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत आरपी है 1951 को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह एडिटोरियल का सेगमेंट है, तो यहाँ समय संसाधनों की कमी है। तो इसीलिए हम लोग इसे ब्रीफली क्या विषय वस्तु है वो मात्र और मात्र देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे निष्कर्ष से। देखिए, लेखक ने यहाँ एक बात ऑब्जर्व की है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नई घोषणा हुई, ठीक है, वो घोषणा दरअसल रिमोट वोटिंग के बारे में है। रिमोट वोटिंग, देखिए अब हमें यह समझना है कि दरअसल रिमोट वोटिंग है क्या। जब हम लोग आज़ाद हुए, फिर चुनाव करने की बात आई, तो ये 2 एक्टों को लागू किया गया। और ये दो जो एक्ट थे वो तब इन्होंने जो वोटिंग प्रक्रिया थी, जो मतदान था, वोटिंग कह लीजिए या मतदान, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ दिया था, यानी कि मत क्षेत्र के साथ। मत क्षेत्र कि कोई भी वोटर अगर अपना मत देना चाहे तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना होगा, उसको अपने मत क्षेत्र में जाना होगा, वहीं वो अपना वोटर जो है वो एक्सरसाइज कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक पुरानी मोडस ऑपरेंडी थी जो आज दिन तक चल रही है। मगर मीनवाइल 1950 से आज 2020-21 तक बहुत भारी मात्रा में इकोनॉमिक माइग्रेशन हुआ, यानी कि आर्थिक पलायन हम लोग कह सकते हैं। आर्थिक पलायन। अब क्या होता है कि चुनाव में ये जो अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो माइग्रेट हो गए हैं जो लोग, वे लोग दरअसल अपने वोट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां वे माइग्रेट हुए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये लोग वोटिंग स्किप कर देते हैं, यानी कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि जहां वे पैसे कमाने आए वहां से उनको जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होंगे तो वहां जाना होगा। ठीक है, फिर अपना वोट कास्ट करके फिर वापस अपनी काम की जगह पर आना होगा। तो ये थोड़ा एक एम्बेरेजिंग हो जा रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से आमतौर पर ये जो बाहर रहने वाले लोग हैं अपने मूल गांव से या अपने मूल मत क्षेत्र से, वे लोग वोटिंग जो है वो स्किप करते हैं, यानी कि वे अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले पाता है।
इन लोगों को हिस्सा नहीं लेना है ऐसा नहीं है, इन लोगों को निसंदेह हिस्सा लेना है, मगर अगर आसानी से ये लोग हिस्सा ले पाए तो ये लोग अपने कामों पर छुट्टियां छोड़ के अपने गांव मात्र और मात्र वोटिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को आप कह लीजिए दे विल नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड। तो इसीलिए अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि जिसके तहत जो कोई भी वोटर हो भारत में किसी भी हिस्से में हो, उसका मत क्षेत्र भी भारत में किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, मगर फिर भी वो अपने काम की जगह से या वो अपने रहने की जगह से, भले ही वो अपने मत क्षेत्र से भिन्न जगह हो, दूर सुदूर जगह हो, मगर फिर भी वो अपना वोट वहीं वो जहां रहता है वहीं कास्ट कर सकेगा। दैट इज कॉल्ड रिमोट कास्टिंग या रिमोट वोटिंग। कैन कास्ट वोट एनीवेयर। What will happen with this development? They will try to exercise their voting right. They will try to cast their vote. अब वे लोग प्रयत्नशील होंगे कि वे अपना जो वोट है वो बिना भूले कास्ट करें, बिना भूले वे मतदान करें। तो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो है वो भी होगी पूरे देश में। तो अपने आप में ही यह एक पूरे देश के हित में यह फैसला है, प्लस लोकतंत्र के मूल्यों के हित में भी यह फैसला है। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह घोषणा की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो आप मुझे उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि according to which article the Election Commission of India has been established, which article of Constitution states that India should have one election commission which will look after the election practices। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह इलेक्शन कमीशन की जो घोषणा थी, कहने की और समझने की बात यह है, यह घोषणा नेशनल वोटर डे की पूर्व संध्या पर आई। नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिन, राष्ट्रीय मतदाता दिन जो कि हम लोग जब 24 जनवरी पर मनाते हैं। एंड इट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल वोटर डे बिकॉज इट वाज एक्चुअली a founding day of Election Commission of India in the year 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड। ठीक है, तो उसकी याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिन मनाते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिन की पूर्व संध्या पे ही इलेक्शन कमीशन का जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रोक्लेम किया, उन्होंने घोषित किया कि हम लोग रिमोट वोटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही पूरे देश में यह रिमोट वोटिंग की जो पद्धति है वो लागू भी हो जाएगी। ठीक है, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा हमें हो सकता है। तो ये बात रही लेख के निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो उसमें सर्वप्रथम जिसका जिक्र हमने थोड़ा किया यहाँ कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 से प्रेरित है। मगर इसका गठन जैसे हमें मालूम है कि 7 दशकों पहले हुआ था, दशक पहले। तो स्वाभाविक है कि कुछ प्रावधान इस कानून के, इस अधिनियम के आउटडेटेड हो गए होंगे, ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो इसी की वजह से यह कानून ने 7 दशक पहले जो वोटिंग प्रक्रिया थी, पूरी वोटिंग प्रोसेस, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लिंक कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि मत क्षेत्र, क्योंकि तब इकोनॉमिक माइग्रेशन भी नहीं था, डेवलपमेंट का जो डिग्री था वो भी बहुत ही कम था, और इन कारणों की वजह से ही, प्लस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी कम था, नहीवत था। तो इन कारणों की वजह से वोटिंग प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लिंक कर दिया गया। मगर अब समय बदल रहा है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी बहुत ही तेजी से हो गया है। तो इस समय
अब रिमोट वोटिंग एक जरूरियत बन गई है, रिमोट वोटिंग। साथ ही में इस वर्षों में, इस 70 ईयर्स के गैप में इकोनॉमिक माइग्रेशन भी ड्रामेटिकल हुआ है। बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए अपने वतन को, अपने मूल वतन को छोड़ के बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में यह जो रिमोट वोटिंग है, इसकी आवश्यकता और अधिक हो जाएगी। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज दिन रात मेहनत कर रही है इसको पूरे देश में लागू करवाने के लिए। और दे आर वर्किंग विथ ए क्लोज कोऑपरेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ IIT मद्रास। ये महत्वपूर्ण है, IIT मद्रास, टू डेवलप digital infrastructure, digital infra, to make remote voting real। यानी कि रिमोट वोटिंग को वास्तविक बनाने के लिए IIT मद्रास और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ही साथ में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे संकलन के साथ, नजदीकी संकलन के साथ ये लोग कार्यशील है। और नजदीक के भविष्य में भी एज अ पायलट प्रोजेक्ट यह रिमोट वोटिंग जो है वो लागू कर दिया जाएगा। इट विल बी इम्प्लाइड एज अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट, जब नई कोई योजना आती है और अगर उसे पूरे भारत में लागू करना है, इफ इट इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम or any kind of policy, then it is first experimented as a pilot project in some of the district or in some of the area of a nation। ठीक है, अगर वहां वो सफल रहा तो फिर बाद में उसे धीरे धीरे करके पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। इस पायलट प्रोजेक्ट में इसकी एफिशिएंसी भी पता चलती है, किसी भी नए प्रोसेस की या नए पॉलिसी की या नए योजना की। साथ ही में जो उसमें जो लूपहोल्स है, जो त्रुटियां हैं, वो भी पता चलती है। तो फिर उसके बाद उसमें सुधार करके पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। तो यह रिमोट वोटिंग भी ऐसा ही शुरू होगा पूरे भारत में। कुछ कुछ चयनित विस्तारों में पहले यह एक्सरसाइज की जाएगी, फिर बाद में इट विल कवर द एंटायर इंडिया। ठीक है, तो ये बात है। प्लस इसके लागू होने से, जैसे हमने बात की कि जो डेमोक्रेसी है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगी। जो लोग मात्र और मात्र अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं होने से अपना मताधिकार छोड़ देते थे या उन लोगों का छूट जाता था, वो अब नहीं छूटेगा। वो जहां कहीं भी होंगे वो अपना मत वहां कास्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जैसे हमने बात की कि इलेक्शन कमीशन और IIT मद्रास, मैं बार बार IIT मद्रास बोल रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाला है अगले दिनों में। क्योंकि जब रिमोट वोटिंग एक बार एनेबल हो जाएगी, एक बार पायलट प्रोजेक्ट में लागू होगी, फिर पूरे भारत में लागू होगी, तो सब जगह चारों ओर IIT मद्रास ही सुनाई देगा। ठीक है, और तब का वो बहुचर्चित मुद्दा बन जाएगा। और जैसे मैं मालूम है कि ऐसे बहुचर्चित मुद्दों को UPSC आमतौर पर छोड़ देता है, वो नहीं पूछता। ठीक है, वो कुछ ऐसा जो है हमें पूछते हैं कि जो थोड़ा नॉन ग्लैमरस हो या थोड़ा डी ग्लैमरस हो। तो इसीलिए अभी चांस है आने वाली एग्जामों में, जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक यह एक हॉट मुद्दा बना रहेगा रिमोट वोटिंग का। या रिमोट वोटिंग जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कौन सी एजेंसी उसके ऊपर कार्यरत है। मगर एक बार ये लागू हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि बातें सब करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं IIT मद्रास के ऊपर बल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद एक और बात है कि जो वोटिंग पैटर्न है उसमें भी फेरफार होने वाले हैं। वोटिंग पैटर्न ये थोड़ा पेचीदा है मगर महत्वपूर्ण मामला है। देखिए, जो चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वोटिंग पैटर्न। ठीक है, अब क्या होगा, आमतौर पर हम ऐसी वोटिंग पैटर्न देखते हैं कि जो रीजनल चुनाव होते हैं वहाँ रीजनल लेवल की
जो बातें होती है, जो प्रादेशिक स्तर के प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर चुनाव के नतीजे आधारित होते हैं। ठीक है, अगर रीजनल मुद्दा कोई नहीं है या रीजनल मुद्दा कोई एक बड़ा मुद्दा है तो वो असर करेगा, मगर वो राष्ट्रीय चुनाव के ऊपर असर नहीं करेगा और मात्र प्रादेशिक चुनावों पर ही असर करेगा। अगर किसी भी सबर्बन एरिया में या अर्बन एरिया में रास्ते अच्छे नहीं है तो ये रास्ते अच्छे ना होना मात्र और मात्र उसका जो प्रादेशिक चुनाव है उसमें ही प्रभावी रहेगा। ये मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव में प्रभावी नहीं रहेगा या उसके बगल वाले जिले के जो जिला परिषद के चुनाव में प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि अब यह रिमोट वोटिंग के एनेबल होने से यह जो वोटिंग पैटर्न है उसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, द एंटायर वोटिंग पैटर्न इज गोइंग टू चेंज। हालांकि यह पैटर्न में कैसा डेवलपमेंट होगा वो दरअसल आज के दिन एक चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर हम लोग बन सके तो एक जो है समर्पित लेक्चर के द्वारा बात करेंगे। मगर यहाँ में मात्र और मात्र यही समझना है कि आज दिन तक जो चुनावी पैटर्न जो एक स्थिर था, एक कन्फर्म्ड था कि रीजनल चुनाव में रीजनल मुद्दे प्रभावी रहेंगे और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे, तो ये ट्रेंड यहाँ टूट सकता है और रिमोट वोटिंग से यह पैटर्न जो है वो पूरी चेंज हो जा सकती है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये सब रही लेख की महत्वपूर्ण बात है। अब अगर महत्वपूर्ण संशोधित तत्वों की बात करें जो लेख में से हमें थोड़ा मिल सकते हैं, तो उसमें जैसे हमने बात की कि वी आर गोइंग टू ब्रीफली टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जिसमें दो एक्ट हमने देखे, एक रहा 1950 का और एक हमने बात की 1951 की। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों के स्वभाव अलग अलग है, मगर दोनों का संबंध निर्वाचन प्रक्रिया के साथ है। क्योंकि जब ये लागू हुए तब भारत एक नवजात लोकतंत्र था, भारत के पास कोई चुनावी पद्धति नहीं थी, कुछ नहीं था, वो सब कुछ पहले से ही सेट करना था। तो उस उद्देश्य से ये दोनों एक्टों को यहाँ पारित किया गया था हमारे संसद में से। प्लस यहाँ एक और भी यह प्रश्न आ सकता है कि चुनाव के ऊपर कायदे कानून बनाने की जो ताकत है, जो सत्ता है, जो संसद को मिली हुई है, वो बंधारण के या हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा मिली हुई है, कौन से सेक्शन के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। पार्ट 15 हमें मालूम ही है, पार्ट 15 इज अबाउट इलेक्शंस। ठीक है, निर्वाचन को लेके भाग 15 में बात की गई है, जिसके तहत आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को एंटाइटल कर सकता है। द आर्टिकल 327 एक्चुअली एंटाइटल्स पार्लियामेंट टू मेक एनी ऑफ द प्रोविजन, एनी ऑफ द लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। ठीक है, तो इसी का उपयोग करते हुए संसद ने, तब की संसद ने 1949, 50, 51 की संसद ने ये दो कानूनों को पारित किया, जिसके तहत एक निर्वाचन पद्धति को भारत में प्रस्थापित किया गया। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम जो है वो प्रिपरेशन संबंधित है, प्रिपरेशंस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन करवाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत हो उनके संबंधी जो प्रावधान है वे यहाँ दिए गए हैं 1950 के एक्ट में। और यहाँ मैनर दिया गया है हमें, मैनर ऑफ इलेक्शन। हालांकि यहाँ मैनर के अलावा कुछ और भी चीजें दी गई है, जैसे आप कह सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस। साथ ही में चुनावी प्रक्रिया में जो सबसे प्रथम तो चुनाव की घोषणा होती है,
यानी कि एक नोटिफिकेशन आता है, तो ये भी 1951 के द्वारा ही नोटिफिकेशन लाया जाता है। प्लस जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, वो कैंडिडेट्स फॉर्म भरने की जो प्रावधान है या उसके आधारित जो नियम अधिनियम है, वे सब भी यहाँ 1951 में ही दिए गए हैं। फिर करप्ट प्रैक्टिसेस को भी पहचाना गया है रिलेटेड टू इलेक्शंस, गैर रीतियाँ, चुनावी गैर रीतियों को भी यहाँ स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो कई सारे पैमानों पर यह एक्ट्स जो है, दोनों एक्ट बात करते हैं। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि मात्र और मात्र प्रिपरेशन की बात करता है, यहाँ राज्यसभा के जो इलेक्शंस है की भी बात होती है, यानी कि कैसे राज्यसभा में जो सभ्य है वो भरा जाए। आज जो अलग अलग राज्यों को जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, वे कैसे यहाँ भरे जाए वो 1950 के एक्ट ने तय किया था। साथ ही में लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात यहाँ इसी कानून ने की है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, आज हम लोग देखते हैं लोकसभा में सबसे ज्यादा जो बैठक है वे उत्तर प्रदेश के पास है। तो वो जो तय किया है, वो जो आंकड़ा तय किया हुआ है, वो 1950 के एक्ट ने तय किया है। तो इस तरह 1950 और 51 की दोनों की जो है दोनों के प्रावधान है वे बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप में दोनों कानूनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्लस 1950 का जो एक्ट है वो दरअसल 5 भागों में विभाजित है, 5 भाग, और साथ में 4 अनुसूचियां हैं। और साथ ही में यह जो 1951 का है वो मात्र और मात्र 11 भागों में विभाजित है। 1951 का एक्ट दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा सदन में लाया हुआ था, या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हाउस में, डॉक्टर आम्बेडकर। और हमें आर्टिकल 327 के बारे में तो मालूम ही है कि आर्टिकल 327 का उपयोग करके लोकसभा ने यह दोनों कानून जो है पारित किए थे, अपनी सत्ताओं का उपयोग किया था, जो संविधान के द्वारा उन लोगों को या लोकसभा को या संसद को दी गई है। ठीक है, तो आज पूरे इस लेख में हमने सबसे प्रथम तो एक अहम मुद्दा देखा, रिमोट वोटिंग का, जो भारत के लिए आने वाले समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। प्लस डेमोक्रेटिक नेशन में, एक भारत जैसे लोकतांत्रिक नेशन में डेमोक्रेटिक जो मूल्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उस मूल्यों को भी जो है बढ़ाया जा सकता है ऐसी एक्सरसाइज से। प्लस ये जो डेवलपमेंट है ये थोड़ा बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है, जिसका श्रेय हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। साथ ही में आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया IIT मद्रास के साथ एकदम क्लोज कोऑर्डिनेट करके यह पूरी टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करना चाहता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। साथ ही में हमने संशोधित तत्वों में 2 अहम कानून देखे, जिन कानूनों से आज के हमारे चुनाव आधारित है। ठीक है, तो थोड़े महत्वपूर्ण कानून है जिसमें हमने RPA 1950 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 दोनों की चर्चा की, दोनों के उद्देश्य देखे, दोनों के काम देखे। साथ ही में इससे संबंधित अन्य पहलुओं को भी तपासने का, देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोटिव PSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।